हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 35 यानी कि 35 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे, ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है और हमने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन हुआ करते थे, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अकबर से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन हुआ करते थे? तो वो कौन थे? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक तो तुलसीदास हो गए और एक शेख सलीम चिश्ती, ये दोनों जो है तो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अब जब भी अकबर की बात आती है तो अकबर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर बार देखते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलनौर में। उसके बाद अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत और अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने जो है तो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त कब किया था? तो 1563 में। और एक क्वेश्चन देखो अभी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बना हुआ था कि जजिया कर किसके द्वारा जो है तो लगाया गया था, समाप्त किया गया था? तो वह अकबर के द्वारा ही समाप्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1564 में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1571 में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1582 में। और एकमात्र हिंदू कौन था दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला? तो वो था बीरबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अकबर ने जो है तो दीन इलाही संवत, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है, तो उसकी शुरुआत की थी 1583 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि अकबर द्वारा अंतिम आक्रमण किया गया था असीरगढ़ के विरुद्ध, तो वह कब किया गया था? 1601 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये आपने ध्यान में रखने हैं। और अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व जो है तो किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण जो है तो कब किया था? तो 712 ईस्वी में जो है तो इसने पहला आक्रमण किया था भारत पर। और उस समय जो है तो सिंध का राजा कौन हुआ करता था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सिंध का राजा उस समय जो है तो दाहिर हुआ करता था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन डी में है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय दिल्ली की गद्दी पर किसका शासन हुआ करता था? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। और तुगलक वंश का कौन सा राजा जो है तो उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन ए में है महमूद गजनी। तो महमूद गजनी का आप सभी को पता है कि इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हमारे हिमाचल प्रदेश में महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया हुआ था और उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और ऑप्शन बी में देखो मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का भी आप सभी को पता है कि इसने भी, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी से हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1175 में जो है तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया हुआ था। और मोहम्मद गौरी के साथ ही जो है तो पृथ्वीराज चौहान के युद्ध हुए थे, जो थे तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चंदावर का युद्ध था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो डाउट यहाँ पर मत रखिएगा, क्योंकि मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी गवर्नर जनरल की बात आती है तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले बंगाल का हुआ करता था गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव।
उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आया, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है तो बंगाल हटा दिया और यहाँ पर आ गया इंडिया यानी कि भारत है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये आपको चारों के चारों ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो है तो गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं या फिर वायसराय आप कह सकते हैं, तो वो कौन था, तो वो था माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी, जो कि अंतिम भी था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हु इज एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। तो कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित है, तो वो है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि भारत में सबसे जो लोकप्रिय, सबसे प्यारे आप कह सकते हैं जो वाइसराय हुआ करते थे, वह कौन थे, तो वो थे लॉर्ड रिपन, जिनको जो है तो सभी पसंद किया करते थे। अब इनको सभी पसंद क्यों किया करते थे, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपन की। रिपन का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 1880 से लेकर के 1884 तक जो है तो इनका कार्यकाल हुआ करता था। तो इन्होंने भारत में ऐसा क्या क्या किया हुआ था जिसके कारण इनको सबसे लोकप्रिय वाइसराय कहा जाता था। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने 1881 में जो है तो भारत में पहली जो है तो नियमित जनगणना की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद 1882 में इन्होंने जो है तो हंटर कमीशन लाया था, जो कि शिक्षा संबंधित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1882 में ही इन्होंने क्या किया था, 1882 में ही इन्होंने वर्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट को समाप्त किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, किनके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में। और एक और क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल विवाद, ये जो है तो कब हुआ था, जिसके कारण जो है तो रिपन को त्याग पत्र भी देना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है तो 1884 में हुआ था, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को जो है तो बाद में चल करके त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था नाडियाड में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता है कि इनके बारे में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है, तो वह वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वल्लभ भाई पटेल का संबंध जो है तो किस सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, तो बारदोली सत्याग्रह से इनका संबंध जो है तो जुड़ा हुआ है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, 1928 में। और यहीं पर जो है तो बारदोली की जो गांव की औरतें थी, उन्होंने जो है तो इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बिफोर दिल्ली वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ पर थी। आप सभी को पता है कि भारत की जो राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, तो वह दिल्ली से पहले कहाँ पर थी, तो वो थी कलकत्ता में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी और किसने जो है तो यह स्थानांतरित की हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उन्हीं के शासनकाल में जो है तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे, 1911 में जो है तो दिल्ली दरबार होता है और वहाँ पर जो है तो घोषणा की जाती है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित की जाएगी। और कब जो है तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी, तो 1912 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, हु कमेंडेड दैट क्रिप्स एमिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स एमिशन ढहते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। तो ये किसने की थी, आप सभी को पता है, यह महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आई है, यहाँ पर बात आई है क्रिप्स एमिशन की। तो क्रिप्स एमिशन के बारे में भी आपको कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि क्रिप्स एमिशन भारत कब आया था, तो 1942 में यह भारत आया हुआ था। अच्छा, उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक था, 1936 से लेकर के 1943 तक इनका शासनकाल हुआ करता था। अच्छा, इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं हुई थी, जैसे कि बंगाल में जो है तो भयानक अकाल पड़ा हुआ था 1943 में। कब जो है तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, 1943 में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल
कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिनिथगो, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में ही जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो किसके शासनकाल के दौरान जो है तो चला था? तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान चला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो है तो कब लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 171 है। चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज देवर। तो चीनी यात्रियों ने प्रधानतः भारत की यात्रा की थी क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो चीनी यात्री थे, तो चीनी यात्री कौन कौन से थे जिन्होंने भारत की यात्रा की हुई थी? तो एक तो था फाहियान और एक था ह्वेनसांग, ये आप सभी को पता होगा। तो फाहियान की जब भी बात आती है तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान जो है तो भारत की यात्रा पर आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का राजा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत की यात्रा पर आया हुआ था। और ह्वेनसांग का भी आपको पता होना चाहिए कि ह्वेनसांग 627 से लेकर के 643 ईस्वी तक जो है तो भारत में रहा था। और यह किसके शासनकाल के दौरान जो है तो भारत में आया था? तो यह हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था, तो उसके शासनकाल के दौरान जो है तो भारत की यात्रा पर आया हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मार्को पोलो जो है तो भारत की यात्रा पर कब आया था और किसके शासनकाल के दौरान यहाँ आया था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 172 है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है तो कब हुआ था? अब देखो, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 340 बीसी। पर देखो, आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो वो थे चाणक्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिनको कौटिल्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? 322 बीसी में जो है यह तो मगध की राजगद्दी पर बैठे हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है तो सिकंदर के सेनापति के साथ हुआ था, तो सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है। तो 305 बीसी में जो है तो इन दोनों का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, और हार के बदले में जो है तो सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री का विवाह, इनकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया, तो उनका विवाह जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। और बदले में 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये किसको देने पड़ते हैं? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौर्य वंश से एक क्वेश्चन बन रहा है कि मौर्य वंश था, यानी कि मौर्य दरबार की राजभाषा क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी मगधी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है तो अक्सर एग्जाम में बन रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी में जो है तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 173 है। हु वॉज कॉल्ड इन इंडियाज नेपोलियन। तो कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का राजा था, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त को ही जो है तो समुद्रगुप्त ने कुछ एक उपाधियाँ धारण की हुई थी, जैसे कि अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत। ये आपको ध्यान में रखना है। और समुद्रगुप्त को ही जो है तो कविराज भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह विष्णु का उपासक था। ये क्वेश्चन देखो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त किसका उपासक हुआ करता था? तो यह विष्णु का उपासक हुआ करता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो था हरिशेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। ये आपको कुछ एक पॉइंट्स जो है तो समुद्रगुप्त के बारे में पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ। तो महाबलीपुरम किसकी कला की रुचि को जो है तो उद्घाटित करता है? तो महाबलीपुरम की जो स्थापना हुई थी वह किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो वह पल्लवों के शासनकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पल्लव की बात आई है, तो पल्लव वंश की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो पल्लव वंश की स्थापना जो है तो सिंह विष्णु ने की थी। और राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? राजधानी देखो, पल्लव वंश की बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो राजधानी जो है तो इनकी कौन हुआ करती थी? वो हुआ करती थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई थी महाबलीपुरम के मंदिर की। तो महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर थे, उनका निर्माण किसने किया हुआ था? पल्लव वंश के किस राजा ने जो है तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया हुआ था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है तो इस मंदिर का निर्माण किया हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और नरसिंह वर्मन प्रथम, इसी के शासनकाल के दौरान जो है जो ह्वेनसांग था,
हुएनसांग जो है तो कांची आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं जो है तो पुलकेशिन द्वितीय, जो पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था उसको भी पराजित किया हुआ था 642 ईस्वी में। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है। ड्यूरिंग अकबर्स रीन हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। तो अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था राजा टोडरमल। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है राजा टोडरमल की, तो राजा टोडरमल के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि दहसाला बंदोबस्त की स्थापना जो तो किसने की थी और कब की थी? तो दहसाला बंदोबस्त की स्थापना 1580 में जो तो राजा टोडरमल के द्वारा की गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अकबर की बात आई है तो अकबर से संबंधित हमने पहले ही क्वेश्चन जो है तो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अकबर के 9 रत्नों में बीरबल आ जाता है, तानसेन हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना हो गए, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, मानसिंह हो गए, टोडरमल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, हकीम हुमाम हो गए। तो ये अकबर के नवरत्न भी आपको ध्यान में रखने हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तानसेन बताया, तो तानसेन के बारे में एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बनता है और ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 176 है। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाय। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है तो किसने करवाया हुआ था? तो ये करवाया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यह किस वंश का राजा था? तो कई बार आपसे पूछा जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और कब की थी? 1206 ईस्वी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, ये आपको देखो पॉइंट पता होना चाहिए। इसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित नहीं की थी, इसने अपनी राजधानी जो है तो लाहौर में स्थापित की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है तो अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है उसका भी निर्माण किया हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है तो लाख बख्श हो गया, फिर पील बख्श हो गया, हातिम द्वितीय हो गया, कुरान खां हो गया, ये सभी नाम जो है तो किसको कहे जाते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही यह कहा जाता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में चौगान खेलते समय जो है तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 177 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल बराबर माने जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक पॉइंट्स हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और वहाँ पर जो है तो उस गांव की औरतों के द्वारा जो है तो उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखें, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये यूनिटी कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो यह है गुजरात स्टेट में, गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट नामक स्थान पर यह स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट कितनी है ये आपको ध्यान में रखना है, 182 मीटर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में लेकर के चलने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी देखो अगर आपको वीडियोस सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 178 है। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो वो था रेड ड्रैगन। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो रेड ड्रैगन के बारे में 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रेड ड्रैगन ने कब जो है तो बैटल ऑफ स्वैली लड़ी हुई थी, यानी कि स्वैली की लड़ाई लड़ी हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेड ड्रैगन ने जो है तो 1612 आपको ध्यान में रखना है, बैटल ऑफ स्वैली लड़ी हुई थी। एक और क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बनता है, डच फ्लीट ने जो है तो कब रेड ड्रैगन पर अटैक किया हुआ था? तो डच फ्लीट ने जो है तो रेड ड्रैगन पर अटैक किया था 1619 में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2 क्वेश्चन्स मैंने आपको रेड ड्रैगन के बारे में बताए जो कि एग्जाम में बन चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।